हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। बिना इस वीडियो के लाइट का चैप्टर कुछ भी नहीं है, यानी ये समझ लीजिए कि ये वीडियो जो है लाइट वाले चैप्टर की बिल्कुल जान है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चाहे क्लास 10th के हों या 12th के हों, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जो हमारे दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जो उत्तल अवतल दोनों टाइप के दर्पण हैं, उनसे इमेज को हम किस तरीके से बनाते हैं या इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उनमें से एक से इमेज फॉर्मेशन जो है कल के वीडियो में बताया जा चुका है। जो स्टूडेंट अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पे जो है शुभम क्लासेस यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें उत्तल लेंस के जितने भी केसेस थे, टोटल 6 केसेस थे, 6 केसों के बारे में मैंने जो है आपको बताया। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। वो अगर रूल आपको तीनों पता है तो आपका जो चाहे कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन हो, दोनों चाहे जिस केस का हो, ठीक है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर जो है मैं आपका वो तीनों रूल जो है रिवाइज कर देता हूं इसको बताने से पहले। तो पहला रूल क्या कहता है, ठीक है, अगर हम पहले रूल की बात करें इमेज फॉर्मेशन में, तो पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर पॉइंट सी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, यानी जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, दूसरा रूल है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, अगर कोई प्रकाश किरण हमारा मुख्य फोकस से होकर आ रही, मान लीजिए ये जो पिंक कलर से हम खींच रहे हैं, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष इसके समांतर होके चली जाती है। ठीक है, तीसरा यह है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र यानी सी से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तीनों केसेस के बारे में हो गया। यही 3 बेसिक रूल हैं जो आपके इमेज फॉर्मेशन में सारे यही 3 रूल जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव वाला जो है कल के वीडियो में बताया जा चुका है, जिसका भी छूट गया हो कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल हमको 2 केस पढ़ने हैं। ठीक है, केस पहला है, केस फर्स्ट है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, ये इसका पहला केस है। और दूसरा जो है केस 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, बीच स्थित हो। ये 2 केसेस आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इस केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट की। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो
बात हो रही है उत्तल दर्पण की, यानी कॉन्वेक्स मिरर की। तो हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो हमारा पेंट किया जाता है वो गहरा हुआ यानी धंसा हुआ भाग जो है वो पेंट किया जाता है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहां पे इसका जो है ध्रुव होगा P। ये हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। ये ध्रुव। अब देखो इसका वक्रता केंद्र, फोकस सब कुछ दर्पण के दूसरी साइड यानी दर्पण के दाईं साइड में होता है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं यहां कहीं फोकस होगा, यहां कहीं इसका जो है वक्रता केंद्र C होगा, ठीक है। यहां पर अनंत पर कोई वस्तु हमारी स्थित है, ठीक है। मान लिया गया यहाँ पे अनंत पर कोई वस्तु स्थित है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ऐसा माना जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिल्कुल सीधा, ठीक है, आभासी बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या आभासी बन रहा है, इसको हम दूसरे पर्दे पर या किसी दीवार पर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। ये केस हो गया। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में यही लिखोगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के दाहिनी ओर दर्पण के फोकस पर एक बिंदु के रूप में वस्तु से छोटा और आभासी बनता है, ठीक है। ये हो गई पहली केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की, सेकंड केस। केस 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या होगा, ठीक है। एक बनाओ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पेंट जो है गहरे हुए यानी धंसे हुए भाग से। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, ठीक है। अब वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच में यहां कहीं पर स्थित है। इसका फोकस यहां हो जाएगा, सेंटर पॉइंट यानी वक्रता केंद्र यहां हो जाएगा। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात ये क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाए, ठीक है। ये इसका मुख्य फोकस इससे होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे सीधे निकल जाती हैं, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये A V है, तो ये हमारा हो गया A डैश B डैश। निष्कर्ष क्या है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के दाईं ओर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। ये हो गए दोनों दर्पण हमारे यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। अब दोनों दर्पण में अंतर क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण
और अवतल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण में अंतर। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो पहला बेसिक अंतर तो यही है कि उत्तल दर्पण में गहरे हुए भाग पर पेंट किया जाता है और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भाग पेंट किया जाता है और परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण उभरे हुए भाग पर पेंट किया जाता है और ये धंसा हुआ भाग यानी गहरा भाग इसका परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा अंतर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा हर केस में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से छोटा और सीधा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, एक केस अगर हम छोड़ दें, छठवें केस की बात, ठीक है, छठा केस छोड़ दो, बाकी पांचों केसेस में हमेशा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बड़ा छोटा कई टाइप से बनता है। ठीक है, जिस हिसाब से वो डिपेंड करती है वस्तु की पोजीशन क्या है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। मेन अंतर ये हो लिखोगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चौथा बेसिक अंतर ये लिखोगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी फोकस दूरी दर्पण के दाहिनी साइड में होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो दर्पण के बाईं ओर होती है। अब दाईं और बाईं ओर में क्या फर्क है, ये डिपेंड करेगा चिन्ह परिपाटी के नियम पे यानी साइन कन्वेंशन पे। ठीक है, कि दर्पण के दाहिनी साइड होगा तो निगेटिव लिखा जाए, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वो निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है और इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, चौथी डिफरेंस ये है कि इसकी फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखो चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, तो इसमें कोऑर्डिनेट बनाओ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दर्पण के, मान लो यहां हमारा दर्पण है कोई, दर्पण के दाहिनी ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव लिखी जाती हैं और बाईं ओर की दूरी नेगेटिव लिखी जाती है। दर्पण के ऊपर की दूरी पॉजिटिव लिखी जाती है और नीचे की दूरी नेगेटिव लिखी जाती है। ठीक है, जैसे याद करो कल के वीडियो लेक्चर में जब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब ऐसे हमारा बनता था, यहाँ कोई वस्तु होता था और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ नीचे ऐसे ही कहीं बनता था, तो
अगर इस प्रतिबिंब की लंबाई को हम देखें तो इस प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो नेगेटिव होती है और इसकी ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, यही है चिन्ह परिपाटी का नियम। इसमें बस इतना याद रखना कि दर्पण के ऊपर दूरी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, दाहिनी ओर पॉजिटिव और बाईं ओर नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। तो इनके यूजेज देखो, इनके क्या उपयोग हैं। Usage of convex mirror and concave mirror। ठीक है, इनके यूजेज। तो पहले उत्तल दर्पण का यूज देखो। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिलों, गाड़ियों के साइड के शीशों में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज गाड़ियों के साइड के शीशों में इसलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ियों के पीछे कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, ठीक है, कितनी भी दूर गाड़ी आ रही हो, वो जो बड़ी गाड़ी आ रही है उसका प्रतिबिंब दर्पण में हमको छोटा सा बना के बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका उपयोग है, ठीक है, इसका उपयोग और है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली, बाजारों और ऐसे कई सारी चीजें जहां पे आवागमन ज्यादा होता है वहां पर जो लगी हुई लाइटें होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का यूज है। अब देखो अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, यूज आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड के शीशों में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़ी से बड़ी क्षेत्र का भी प्रतिबिंब छोटे से छोटा बिल्कुल स्पष्ट हमको बनाकर ये दिखाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग गली, बाजारों, सड़कों इत्यादि जगहों पर परावर्तक के रूप में, लाइटों के परावर्तक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर राइट करना है तो चलो मैं राइट कर दे रहा हूँ। सारी प्रॉपर्टी जो है इसका यूज और उसके दोनों यूजेज में जो है यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। आपका टाइम ना जाए इसलिए हम वीडियो पॉज करके राइट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे उत्तल और अवतल दर्पण के यूजेज हैं, उपयोग हैं, हमने सब राइट कर दिया। अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर आप इसको राइट कर लीजिए। क्या यूज है कि अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी यानी बड़ा सा, ठीक है, यानी ऐसा लेंस जिसका द्वारा क्या कह सकते हो कि फोकस दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, यानी जो आपके दाढ़ी यानी शेविंग की जो दुकानें होती हैं, जो सामने और पीछे शीशे लगे हुए होते हैं, वो सब हमारे अवतल दर्पण ही होते हैं। ठीक है, दूसरा है इसका उपयोग किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर लोग दांत, आँख, कान, नाक, गला देखने का यूज करते हैं। कभी जो है डेंटल विभाग में जाओ या कान, आँख, नाक, गला इस सब विभाग में जाओ तो जो देखोगे डॉक्टर लोग जो है ऐसे होता है, हमने तो डेंटल विभाग में देखा है कि जो है ऐसे लाइट होती है, जब दांत को देखना होता है उसी पे फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके, ठीक है, केंद्रित करने में, यानी जहाँ पे सौर भट्टी यानी ऐसी चीज़ें जहाँ पे सौर ऊर्जा के द्वारा भट्टियों का यूज किया जाता है या भट्टियाँ चलती है, वहाँ पर
ऐसे दर्पण को लगाया जाता है तो वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश किरणों को उस सोलर पैनल पर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। ठीक है। चौथा है अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, यानी टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। ठीक है, जिससे टेबल लैंपों के शेडो में करने से ये थोड़े से अगर प्रकाश उसमें मिलता है तो ये जो है प्रकाश को काफी दूर तक फैलाती हैं। ठीक वही उसी तरीके से अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों और सर्च लाइट, यानी जो हमारी सर्च लाइट होती है जो बैटरी घर में यूज करते हैं उसमें भी अवतल दर्पण ही यूज किया जाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण के क्या है, मोस्टली उत्तल दर्पण के ये दो यूजेज हैं। उत्तल दर्पण के प्रयोग वाहनों के बताए थे ना पश्च दीपों के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे से आने वाली बड़ी गाड़ियां भी हमको दर्पण में छोटी से और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसका उपयोग बाजार, गलियों, सड़कों में जो लैंप लगे होते हैं उन लैंपों के परावर्तक के रूप में कार्य करता है, यानी वहाँ लैंप से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो गलियों और बाजारों में पूरा फैला देता है। ठीक है, ये फैलाने का काम करता है और ये जो है केंद्रित का, एक स्थान पर बटोरने का काम करता है, केंद्रित करने का। ठीक है, तो आज का हमारा यही इतना टॉपिक था और कल के टॉपिक में हम फोकस दूरी, कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध और प्रकाश का या रेखीय आवर्धन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इतनी टॉपिक यानी 3 टॉपिक कल के वीडियो लेक्चर में लिए जाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।